हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लीगल अवेयरनेस की महत्ता ये है कि रोज कोई ना कोई संवैधानिक या कानूनी समस्या, कंट्रोवर्सी या इशू उठ खड़ा होता है। कल से कई लोगों ने मुझसे ओपिनियन पूछा। तमिलनाडु में गवर्नर साहब जो डिले कर रहे हैं, विजय, जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई, टीवी के एक्टर हैं, तमिलनाडु का इतिहास रहा है कि सिल्वर स्क्रीन के बड़े नायक राजनीति के महानायक बन जाते हैं। मैंने कई बार लिखा है, बार बार ये बात कही है कि जो भारत का इतिहास है, इसमें अंग्रेजों से आने से पहले जो गवर्नर होते थे, उनको जब मौका मिलता था वो केंद्र की सत्ता के विरुद्ध विरोध कर देते थे और अपने को स्वतंत्र डिक्लेयर कर देते थे। निजाम ऑफ हैदराबाद हो, मुर्शिदाबाद, अवध, ये जो इतनी रियासतें बनी, ये सब वो थे जिन्होंने मुगल एम्पायर के विरुद्ध विरोध किया था। लॉयल गवर्नर्स का आइडिया विदेशी है और कॉलोनियल है। अंग्रेजों के गवर्नर अपने केंद्र को और अपनी सरकार के पूरी तरह लॉयल होते थे। देश आजाद हुआ, संविधान बनने लगा। प्रस्ताव यह था कि गवर्नर राज्य के लोग चुने। फिर यह तय हुआ कि जब उनके पास कोई पावर्स ही नहीं है तो उनके चुनावों पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए। अंबेडकर ने कहा कि दो सत्ता के केंद्र न बन जाएं, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, और अगर ये दोनों मिल गए और केंद्र सरकार के विरुद्ध हो गए तो देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में। टावरिंग पर्सनैलिटी थी अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी की। आज तक मुझे याद है कि अखबार में आया था और बार बार सुना मैंने इन बड़े नेताओं को कहते हुए कि वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस। आज जब कांग्रेस के गवर्नर्स का रिकॉर्ड देखता हूं और उसको बीजेपी के गवर्नर्स के रिकॉर्ड से कंपेयर करता हूं तो लगता है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गवर्नर से मुख्यमंत्रियों के इतने खराब रिश्ते जितने पिछले चंद सालों में रहे, भारत के इतिहास में नहीं रहे। गो के गवर्नर्स ने केंद्र के कहने पर अक्सर ऐसे काम किए जो जनतंत्र के विरुद्ध थे, संविधान की टेक्स्ट के विरुद्ध थे, संविधान की आत्मा के विरुद्ध थे और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के विरुद्ध थे। संविधान सभा में अंबेडकर ने कहा था कि गवर्नर जो है वो प्रतिनिधि नहीं है किसी राजनीतिक दल का, वो प्रतिनिधि है उस राज्य के लोगों का एज अ होल, क्योंकि वो लोगों के नाम में शासन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने नबम रेबिया में अंबेडकर के इस कथन को कोट किया। अगर गवर्नर लोगों के नाम में राज करता है और वो तो शपथ लेता है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सबमिट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, तो फिर तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, जिनसे मेरे निजी संबंध हैं, जब वो बिहार के गवर्नर थे तो मेरे साथ बड़ा उनका इफेक्शन का और प्यार का रिश्ता था। अक्सर विश्वविद्यालयों में सीनेट की मीटिंग उन्होंने मेरे भाषण से शुरू कराई और कई बार जब तमाम कुलपतियों को बुलाया तो पर्सनली अपनी टेबल पे सिर्फ मेरे साथ खाना खाया। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं।
पर संविधान का अध्यापक हूं और देश चाहता है कि मैं संविधान बताऊं। संविधान कितना भी बड़ा हो, भारत का संविधान तो विश्व का सबसे लेंथीएस्ट बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसमें भी हर चीज नहीं लिखी हुई। संविधान के अनुच्छेद 164 में लिखा है कि गवर्नर मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। 164 क्लॉज 2 में लिखा है कि मंत्रिमंडल असेंबली को उत्तरदायी होगा। इशारा दे दिया संविधान ने कि मंत्रिमंडल तब तक मंत्रिमंडल रहेगा जब तक विधानसभा में उसका बहुमत है। इसीलिए मैंने कहा कि ममता दीदी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। अगर वो त्यागपत्र नहीं देंगी तो संवैधानिक मूल्यों और जनतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध जाएंगी और असेंबली का टर्म खत्म होते ही ऑटोमेटिकली उनका राज खत्म हो जाएगा। आज उसी में एक और बात बताता हूं कि क्या गवर्नर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने में पूरी तरह स्वतंत्र है, यह उसका डिस्क्रिशन है? नहीं। संविधान में कुछ चीजें लिखी होती हैं, कुछ अलिखित होती हैं। संवैधानिक कन्वेंशंस, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट एवर जेनिंग्स, जिन्होंने श्रीलंका का संविधान लिखा और जिनको पहले भारत के संविधान का एडवाइजर बनाया जाना था, गांधी जी ने कहा नहीं, किसी इंडियन को होना चाहिए। और उस तरह B.R. अंबेडकर का नाम आया एज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। एवर जेनिंग्स ने कहा कि ये जो संवैधानिक कन्वेंशंस हैं, दे प्रोवाइड फ्लैश विच क्लोथ्स द ड्राई बोन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। वो गोश्त हैं, वो प्रोवाइड करते हैं उस स्केल्टन को जिसका नाम टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है संवैधानिक कन्वेंशन? अगर बहुमत मिल गया, गवर्नर साहब का कोई डिस्क्रिशन नहीं। अगर जनता ने एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया तो गवर्नर साहब पहले देखें क्या कोई प्री अलायंस ग्रुप था जिसके पास बहुमत है। इसके बाद देखें कि क्या कोई पोस्ट अलायंस ग्रुप है जिसके पास बहुमत है। कितनी सरकारें भारत में रह चुकी हैं जो अल्पमत की सरकारें थी। इंदिरा गांधी की सरकार 1967 से 71 तक, नरसिम्हा राव की 5 साल की सरकार अल्पमत की सरकार थी। अक्सर यह होता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं, लेकिन सरकारें गिराई नहीं जाती। नो कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त कुछ लोग एब्सटेन कर देते हैं। अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि गवर्नर साहब को जो लोग राय दे रहे हैं लीगल, उनको सही राय देनी चाहिए। क्या मैसेज दिया है तमिलनाडु की जनता ने? 108 सीटें दी हैं टीवे की पार्टी को। जनता ने रिजेक्ट कर दिया स्टैलिन की डीएमके को 73 सीटें, जिनमें 5 सीटें कांग्रेस की, और उससे भी ज्यादा रिजेक्ट कर दिया एआईडीएमके को, जिसको 53 सीटें दी। अगर जनता का फैसला 53, 73 और 108 है, गवर्नर साहब को माइंड अप्लाई करना चाहिए कि जनता बदलाव चाहती है और इसमें जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर है विजय, उसका संवैधानिक हक बनता है कि उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए और उसे टाइम दिया जाए जिसमें वो विश्वास मत हासिल करे। बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो स्वयं बेनिफिशियरी रही है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूल की। पहली एनडीए सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1996 में बनी थी, जिसके बारे में क्लियर था कि इनके पास बहुमत नहीं होगा, ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे, तब भी 13 दिन के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और क्या स्पीच दी थी वाजपेयी जी ने कॉन्फिडेंस मोशन के जवाब में? आज हमारे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन कल संख्या बल हम लेके आएंगे। और उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई 98 में, और संख्या बढ़ाई उन्होंने बाद में 99 में।
3 बार फिर वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा मैं त्यागपत्र देने जा रहा हूं राष्ट्रपति। अभी 2018 में बीजेपी के ही गवर्नर थे, पोस्ट पोल अलायंस हो गया कर्नाटका में, जेडीएस देवगौड़ा की पार्टी, और कांग्रेस में गवर्नर ने फिर पार्टीजन एटीट्यूड अपनाया। इस पोस्ट पोल अलायंस को इग्नोर करते हुए येदियुरप्पा को शपथ दिलाई, उनको 15 दिन दिए विश्वास मत हासिल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि नहीं 36 घंटे, और 36 घंटे में वो सरकार विश्वास मत हासिल ना कर पाई और वाजपेयी सरकार की तरह गिर गई। 2 ऐसे केसेस मैं बता रहा हूं जहां मालूम था कि ये जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ये सरकार नहीं चला पाएगी, फिर भी उनको मौका दिया गया। आज यही मौका विजय को क्यों ना दिया जाए? ये वो प्रश्न है जो एक संविधान के अध्यापक को बॉदर करता है। मैं ये समझता हूं कि गवर्नर साहब को टीवीके को डिले नहीं करना चाहिए। इस डिले की वजह से लोगों ने नई पॉसिबिलिटी ढूंढी, और वो 2 दल जिनको जनता रिजेक्ट कर चुकी है, एआईडीएमके और डीएमके, उनमें कुछ बात होने लगी। पहले उन्होंने कहा था कोई अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन अब वो शायद पास में आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को वायलेट ना करें, जनता के फैसले का सम्मान करें। 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। 1-2 राज्यों में विपक्ष की सरकार बन भी जाए, उससे देश का जनतंत्र मजबूत होता है। और सरकारें तो कभी भी गिराई जा सकती हैं, दलों को तोड़ा जा सकता है। हमारा जो डिफेक्शन लॉ है उसका तो उसूल यह है कि अगर गू खाना है तो चिड़िया का ना खाओ, हाथी का खाओ। यानी अगर 1-2 ने डिफेक्शन किया तो डिस्क्वालीफाई होंगे, और 2/3 डिफेक्ट करके मर्ज कर दें किसी और पार्टी में तो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जूरिस्प्रूडेंस यही है। रघुकुल तिलक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का डिस्क्रिशन अगर कहीं है भी है, इट मस्ट बी डिक्टेटेड बाय रीजन, एक्टिवेटेड बाय गुड फेथ एंड टेम्पर्ड बाय कॉशन, and should not appear to be arbitrary or fanciful. रमेश्वर प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर्स शुड refrain from misusing their positions for the partisan politics. कल का जो राजभवन का कम्युनिकेशन है उसको कुछ ऐसे प्रेजेंट किया कि देखिए हमने उन्हें बुलाया, हम अभी संतुष्ट नहीं है, हमने उनसे कहा कि हमें सबूत दो। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि बहुमत है या नहीं ये राजभवन या लोक भवन में तय नहीं होगा, ये असेंबली के फ्लोर पे तय होगा। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को, जिसके पास अब 5 कांग्रेस के एमएलए की भी सपोर्ट है, और लेफ्ट पार्टीज ने भी क्योंकि गवर्नर की आलोचना की है तो वो भी शायद या तो सपोर्ट करेंगे या एब्सटेन करेंगे। इन ऑल लाइकलीहुड अगर टीवीके को इनवाइट किया जाएगा तो शायद वो विश्वास मत हासिल कर ले। मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर समझें कि सरकार बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस प्लस 1। अगर 500 का हाउस है तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब 251 होगा। लेकिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए या विश्वास मत हासिल करने के लिए यह नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यह है कि अगर 500 का हाउस है लेकिन हाउस में 400 लोग मौजूद हैं और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 201 चाहिए, 250, 251 नहीं चाहिए। कितनी बार ऐसे विश्वास मत हो चुके हैं जिसमें एब्सटेन कर देती हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जो मेजॉरिटी मार्क है वो नीचे आ जाता है, सरकार बच जाती है। मैंने अभी आपको नरसिम्हा राव सरकार की एग्जाम्पल दी। भारत में गवर्नर्स का इतिहास ऐसा है जिसको संविधानविद अच्छी नजरों से नहीं देखते। मैं उम्मीद करता हूं
कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा, तमिलनाडु की जनता के फैसले का सम्मान होगा, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा, नई असेंबली के मेंबर्स को देश की सेवा और राज्य की सेवा करने का मौका मिलेगा। तमिलनाडु ऐसा राज्य है कि पिछले 1 साल में गवर्नर और मुख्यमंत्री के रिश्तों पर 2 बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए। असेंबली ने बिल पास कर दिया, गवर्नर साहब साइन नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो वापस बिल भेजे, दोबारा असेंबली ने पास कर दिया, उन्होंने आपके राष्ट्रपति को रेफर कर दिया। जस्टिस परदीवाला ने फैसला दिया कि नहीं, अब यह माना जाएगा कि वो बिल पास हो गए और गवर्नर साहब के साइन हो गए और वो कानून बन गए। केंद्र सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन लिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एडवाइजरी ओपिनियन से कह दिया कि संविधान के अनुच्छेद 200 में जो लिखा है कि जब बिल गवर्नर को दिया जाएगा वो एज सून एज पॉसिबल के मतलब में किसी टाइम फ्रेम से बाउंड नहीं है। यानी गवर्नर्स को हैंडल दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी ओपिनियन से कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के पास किए हुए बिलों को कानून ना बनने दें। एक जुडिशियल वर्डिक्ट को एक एडवाइजरी ओपिनियन से ओवरटर्न कराने का प्रयत्न हुआ। इतिहास बड़ा क्रूएल होता है। ये सारे डेवलपमेंट रिकॉर्ड होते जा रहे हैं आज से 100 साल बाद और 200 साल बाद। जब इनको देखा जाएगा तो फ्यूचर की भारत की पीढ़ियां हमारी इस पीढ़ी के बारे में ये फैसला करेंगी कि हमने संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और अपने आप को देश को और देश के संविधान को समर्पित कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।